हेलो, वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 16 से 23 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। यहाँ पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को कवर करवाएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 जून को मनाया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की 20वीं वर्षगांठ भी है। इस वर्ष का स्लोगन है 20 साल पूरे होने का जश्न मनाना, रक्तदाताओं का धन्यवाद। 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। अगला सवाल देखिए, किस कंपनी ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस कंपनी ने? तो देखिए आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा, जोमेटो कंपनी ने। देखिए जोमेटो ने 12 जून 2024 को एक ही स्थान पर कुल 4300 डिलीवरी भागीदारों को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य डिलीवरी भागीदारों को सड़क किनारे गंभीर आपात स्थितियों के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाना था। संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस उपलब्धि को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 ने यूक्रेन को $50 बिलियन का ऋण देने के लिए किस देश की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, रूस। ठीक है, बी सही हो जाएगा, रूस। देखिए G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को $50 बिलियन का ऋण देने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई, जिसके लिए रूस की जब्त संपत्तियों को जमानत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। G7 सदस्य G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, G7 के सभी सदस्य हैं, भारत देश इसमें सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? किस पद पर? तो आंसर यहाँ पर सी से हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर ये लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं। देखिए भारत सरकार के एक आदेश के अनुसार अजीत डोभाल को तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 जून 2024 से डोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। ठीक है, NSA हैं। देखिए डोभाल की पहली बार 2014 में इस पद पर नियुक्ति हुई थी। उसके बाद दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ और अभी 5 जून को समाप्त हुआ है और वापस से इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर उभरा है? टॉप पर कौन सा देश है? आंसर यहाँ पर बी सी हो जाएगा, आइसलैंड। याद रखिएगा, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। देखिए आइसलैंड 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर उभरा। भारत यहाँ पर 116वें स्थान पर आता है। 2008 में सूचकांक शुरू होने के बाद से आइसलैंड लगातार 17 वर्षों तक 17 बार यहाँ पर टॉप रहा है। ठीक है, मतलब आइसलैंड ही बार बार 17 बार अभी तक टॉप रह चुका है, जब से 2008 में ये सूचकांक शुरू किया गया था ना। देश के पास कोई भी स्थायी सेना नहीं है, नौसेना या वायुसेना तक नहीं है। ठीक है, कोई भी स्थायी सेना नहीं है, जिसके कारण इसकी शांति की रेटिंग बहुत ऊंची है। आइसलैंड में अपराध दर रिकॉर्ड भी काफ़ी निम्न स्तर पर है। आइसलैंड में उत्कृष्ट शिक्षा और कल्याण प्रणाली है, जिससे वहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये शिक्षा पर जोर देते हैं। खुद की अपनी कोई स्थायी सेना भी नहीं है इनकी, और जो वहाँ की पुलिस है, पुलिस भी कोई वहाँ पर गन वगैरह नहीं रखती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? किसे? तो आंसर ए से हो जाएगा, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। ठीक
ओके, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। देखिए, पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 6 जून से इस पद पर डॉक्टर मिश्रा की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। उन्होंने 2014 से 19 के दौरान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रवीण कुमार को चुना गया है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। प्रवीण कुमार रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक होंगे। ठीक है, DFCCIL के सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा इस पद के लिए उनकी सिफारिश की गई थी। वर्तमान में वह DFCCIL की में ही कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? भारत ने कितनी सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है। देखिए, भारत ने हाल ही में आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी, जो वहां पहुंच गई है। मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्ट मॉरिसबी हवाई अड्डे पर पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन टकाचेंको और रक्षा मंत्री बिली जोसेफ मौजूद रहे थे। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी जो है ओशिनिया में स्थित एक देश है। चलिए, नेक्स्ट है, दिल्ली के जल संकट के समाधान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना जल बंटवारे के जटिल निर्णय को किस संस्था के लिए स्थगित कर दिया? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही है, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड। ठीक है, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड। देखिए, डिटेल में कर लेते हैं। यमुना जल बंटवारे का जटिल मुद्दा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पर छोड़ दिया गया है। न्यायालय ने दिल्ली के जल प्रबंधन की आलोचना की तथा पानी की बर्बादी, टैंकर माफिया और बुनियादी ढांचे की कमियों जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो समझौता किया गया है संसद टीवी के साथ। ठीक है, किसके साथ? संसद टीवी के साथ यह समझौता किया गया। अगला सवाल है हमारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1%। ठीक है, 1%। और देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह जो निर्देश है न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा द्वारा दिया गया है। इस निर्देश का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति को लागू करना है। अगला सवाल है, कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से 2 मंत्रालयों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इनके बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, PM नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखी सर्टिफिकेशन के तहत 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को महसूस करते हुए और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त 2023 में एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल है, 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो देखिए, तेसम पोंगटे को निर्विरोध चुना गया। ठीक है, तेसम पोंगटे को 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। पोंगटे 19 अप्रैल को हुए चुनाव में
चांगलांग उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। इससे पहले वे विधानसभा में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पेमा खांडू वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और सदन के नेता हैं। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए आंसर बी से हो जाएगा, पूर्वांचल सहकारी बैंक का। ठीक है, पूर्वांचल सहकारी बैंक। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी। ठीक है, साथ ही आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि को पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। ठीक है, जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के ये हकदार हैं। अगला सवाल देखिएगा, अंग्रेजी लेखिका के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार जीता है? किस पुस्तक के लिए? तो आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। देखिए पुस्तक का नाम है बेघर, भारत में समलैंगिक और डिसलेक्सिक के रूप में बड़ा होना। अंग्रेजी लेखिका के वैशाली को उनके संस्मरण होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए युवा पुरस्कार मिला है। युवा पुरस्कार युवा लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में एक उत्कीर्ण त्राम पट्टिका युक्त और एक संदूक मिला है और यहाँ पर 50,000 रुपये का भी इनको चेक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो वो है लॉकी फर्ग्यूसन। ठीक है, लॉकी फर्ग्यूसन। देखिए लॉकी फर्ग्यूसन ने त्रिनिदाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया। लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 विश्व कप मैच में किसी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मेडन ओवर 4 का रिकॉर्ड बनाया है। फर्ग्यूसन ने ICC T20 विश्व कप में सबसे किफ़ायती गेंदबाजी आंकड़े दर्ज करने का इतिहास भी रचा। वह T20I में 24 चॉइस डॉट गेंद फेंकने वाले और एक भी रन नहीं देने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा हमारा भारत देश। ठीक है, भारत देश। भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन अगस्त में आयोजित होना है भारत देश में। इसमें पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना है। यह जो अभ्यास है अब 2 चरणों में आयोजित होगा। पहला अगस्त में पहले 2 सप्ताह में दक्षिणी भारत में होगा और दूसरा अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत यहाँ पर आया है 176 पोजीशन पे। ठीक है, कितने कंट्रीज़ के बीच में? 180 कंट्रीज़ के बीच में हमारा भारत देश 176 पोजीशन पर है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI जारी किया गया। इसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 कंट्रीज़ में से 176 पोजीशन पर आया है। भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले सिर्फ मामूली सा सुधार कर पाया है, ज़्यादा कुछ खास सुधार देखने के लिए नहीं मिला। इस रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया, जो वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। अगला सवाल है, डेविड विस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस देश से खेलते थे? तो वो नामीबिया से खेलते थे। ठीक है, कहाँ से खेलते थे? नामीबिया। अगला सवाल हमारा, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए लिए? ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किस बैंक के साथ?
तो देखिए आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा SBI। ठीक है, SBI। हाल ही में विदेश मंत्रालय और SBI ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे SBI ई-पे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ई माइग्रेट पोर्टल को साल 2014 में लॉन्च किया गया था, जो प्रवासी भारतीय श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के 180 दिन पूरे कर लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भोपाल से PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया और यह किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा, चेनाब नदी पर बना है। ठीक है, किस नदी पर? चेनाब नदी पर। देखिए, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह जो पुल है जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चेनाब नदी के ऊपर है। 359 मीटर, फुट की हम बात करें तो 109 फुट। ठीक है, इतना ऊपर बनाया गया है, नदी के इतना ऊपर बनाया गया है और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है, लेकिन हम बात करें चिनाब नदी के कितने ऊपर, तो 395 मीटर। ठीक है, लगभग 109 फुट ऊंचा, 109 फीट ऊंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण US में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में। ठीक है, देखिए, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य वायुसेना के एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में 4 जून से 14 जून 2024 तक आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। यह रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण था, जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारत के अलावा सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड की एयरफोर्स ने भी भाग लिया था। अगला सवाल है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो भारतीय वायुसेना ने तैनात किया है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है? आंसर यहाँ पर सी से हो जाएगा, 8वां जिमैक्स अभ्यास का 8वां संस्करण 2024 में आयोजित हुआ। देखिए, हाल ही में जिमैक्स अभ्यास 2024 जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। यह जिमैक्स का 8वां संस्करण है, जो 2012 में प्रारंभ हुआ था। 2012 से प्रारंभ हुआ और 24 में अभी इसका 8वां संस्करण। इस अभ्यास में हार्बर और समुद्री दोनों फेज के अभ्यास शामिल है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टिल्थ फ्रीगेट INS शिवालिक इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग ले रहे हैं। वहीं जापान की ओर से गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर GS युगिरी भाग ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन में शांति के लिए स्विस शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह बर्गेनस्टॉक में आयोजित हुआ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शिखर सम्मेलन में कई राष्ट्र अध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर ने किया।
भारत ने किसी भी संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया तथा रूस और यूक्रेन के बीच सिंसियर एंड प्रैक्टिकल एंगेजमेंट की वकालत की। साथ ही देखिए, रूस को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था तथा चीन ने इसमें भाग न लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? तो आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, सिरिल रामफोसो। ठीक है, सिरिल रामफोसो को। यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में रामफोसा का दूसरा कार्यकाल होगा। उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पदभार संभाला और 2019 के चुनाव के बाद 22 मई 2019 को चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? किसे? तो देखिए आंसर सी से हो जाएगा, सेंट्रल बैंकिंग को सम्मानित किया गया है। किसे? सेंट्रल बैंकिंग को। यह जो पुरस्कार है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किया गया। आरबीआई को अपनी जोखिम संस्कृति और जागरूकता में सुधार लाने में असाधारण प्रगति के लिए सम्मानित किया गया। आरबीआई की ओर से कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह जो सम्मान है भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुरक्षित रखने में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है। अगला सवाल है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की तैयारी कर ली, इसलिए चर्चा में है। जो भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर होगा, है ना। जब पहले नामीबिया से लाए थे तो कूनो में रखा था, अब कहाँ पर शिफ्ट करने की तैयारी है? गांधी सागर में। देखिए 17 सितंबर 2022 को एमपी के शोईपुर जिले में केएनपी में 8 नामीबियाई चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया था। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को साल 1974 में अधिसूचित किया गया था, जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है लेकिन इसकी सीमाएं राजस्थान से भी लगती हैं। आगामी आपराधिक कानून सुधारों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, एनसीआरबी आपराधिक कानून संकलन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह जो ऐप है 1 जुलाई से लागू होने वाला नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय कानूनों द्वारा परिभाषित अपराध आंकड़ों को एकत्रित करने और उनके विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय का हिस्सा है। ठीक है, साथ में इसके निदेशक कौन है? विवेक गोगिया आईपीएस। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका गठन हुआ था 11 मार्च 1989 में 1986 में, है ना, मतलब 38 वर्ष पहले। मुख्यालय दिल्ली में और क्षेत्र अधिकार भारत सरकार के अंडर में यह आता है। गठन हुआ था 11 मार्च 1986 में, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावो नुरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर बी से हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। देखिए भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड के तुर्को में पावो नुरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। देखिए नाटो के अगले महासचिव कौन बनने वाले हैं? तो बनेंगे मार्क रूटे। कौन बनेंगे? मार्क रूटे। मार्क रूटे होंगे नाटो के अगले महासचिव। वे लगभग 14 वर्षों तक डच प्रधानमंत्री रहे हैं। रूटे यूक्रेन के कट्टर सहयोगी हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के
का 2 आलोचक हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की हम बात करें तो ये 32 सदस्य देशों का है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य देश है? 32। कितने हैं? 32। 30 थे, बाद में 2 और ऐड हुए हैं, अब टोटल हो गए 32। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। 30 यूरोपीय हैं जिसमें, और जिसमें 2 उत्तरी अमेरिकी हैं। ठीक है, इतने इनके मेंबर्स हैं। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का नेतृत्व देखिए, वर्तमान नाटो प्रमुख कौन है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। लगभग 1 दशक के बाद अक्टूबर में ये पद को छोड़ देंगे और फिर नए महासचिव होंगे मार्क रूटे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो देखिए, वह है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है योग के विशेष अवसर पर होने वाले योग आयोजनों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशिष्ट थीम पर यह बनाया गया। ठीक है, देखिए साल 2024 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला सवाल है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? आंसर सी से हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें। देखिए, खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। वर्षा के मौसम में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसकी खेती और कटाई की जाती है। इन्हें जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है। इन फसलों की कटाई शरद ऋतु के मौसम यानी अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, बोया जाता है जून जुलाई में और काटा जाता है अक्टूबर में। उदाहरण के लिए खरीफ फसलें होती हैं चावल, कपास, मक्का, गन्ना, हल्दी, तुअर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार में। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह जो परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर है। इस परिसर में 40 कक्षाएं वाले 2 शैक्षणिक खंड हैं। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ा करते थे। सोचिए, उस समय की बात है। यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, साथ में अन्य धर्मों की भी शिक्षा होती थी। साथ में भारत देश के नहीं, अनेक देशों के छात्र भी यहाँ पर पढ़ा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा वधावन बंदरगाह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपए की वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दे दी। यह भारत में सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। यह आगामी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर पश्चिम परिवहन कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में कार्य कर सकता है। और देखिए, वधावन बंदरगाह एक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। अगला सवाल है, धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा। अजीत कुमार केके को नियुक्त किया गया। किसे? अजीत कुमार केके को। अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। वह 20 जून 2024 को कार्यभार संभालने वाले हैं। अजीत कुमार केके एक अनुभवी बैंकर हैं जिन्हें फेडरल बैंक में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। और देखिए, उन्हें ऋण, मानव संसाधन, व्यवसाय और शाखा बैंकिंग सहित बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं का भी अनुभव है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है? आंसर ए से हो जाएगा। अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे? अश्वनी कुमार को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्वनी कुमार को दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया। कुमार एमसीडी आयुक्त के रूप में ज्ञानेश भारती का स्थान लेने वाले हैं।
अगला सवाल है T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो है संदीप लामिछाने। नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने 100 T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में 100 विकेट पूरे कर लिए। साथ में देखिए सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम पर है, जिन्होंने 53 मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। अगला सवाल है बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया कितना प्रतिशत आरक्षण पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है? कितना? 65%। ठीक है, 50% से बढ़ाकर ये 65% कर रहे थे, जिसे रद्द कर दिया गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के आरक्षण को 50% प्रतिशत से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय रद्द कर दिया। बिहार सरकार ने 2023 में किए गए जातीय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। ठीक है, आरक्षण बढ़ाने का जो निर्णय है राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और चुनाव के दौरान यह एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती और इस प्रकार 65% आरक्षण कानून को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बिहार में आरक्षण 50% की पिछली सीमा पर वापस आ जाएगा। यहाँ पर न्यायालय क्या कहता है? पटना उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा कानूनी ढांचों के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर बढ़ाना है तो इस कानूनी ढांचे में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, है ना, फिर बदल सकते हैं। अदालत के इस फैसले से बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाने की पिछली सरकार की जो प्रयास था वह प्रभावित होगा। यह जो निर्णय है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले निर्णयों में निर्धारित आरक्षण सीमा को पुष्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? आंसर ए से हो जाएगा भर्तृहरि महताब को। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक महताब अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। रक्षा क्षेत्र में गंभीर रूप से जलने से घायलों के उपचार के लिए अपनी तरह का पहला त्वचा बैंक किसने शुरू किया? त्वचा बैंक शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। देखिए, भारतीय सेना ने अपनी तरह की पहली त्वचा बैंक सुविधा शुरू की, जिसका उद्देश्य सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की गंभीर रूप से जलने की चोटें और अन्य त्वचा संबंधी स्थितियों के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इस पहल की घोषणा नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा की गई, जिससे यह सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली पहली ऐसी सुविधा बन गई। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है 63 नंबर पर। ठीक है, भारत आता है यहाँ पर 63 नंबर पर। देखिए, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 2024 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत है 63 नंबर पर। यह जो रैंकिंग है ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के मुख्य आयामों में भारत के महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है रूस में। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? रूस में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान में 12 जून से किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश भाग लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? हिजाब पर बैन लगा दिया और साथ में जितने भी विदेशी परिधान हैं सब पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देश ने? तजाकिस्तान ने। ठीक है, एक्चुअली तजाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है। ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम वैसे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर भी उसके बाद
विदेशी परिधानों पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया। देखिए जो कानून है हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ प्रमुख इस्लामी छुट्टियों के दौरान बच्चों के उत्सवों पर प्रतिबंध लगाने पर केंद्रित है। तजाकिस्तान में 2007 से ही औपचारिक रूप से हिजाब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसमें शैक्षणिक और सार्वजनिक संस्थानों में औपचारिक प्रतिबंध भी शामिल है। देखिए सरकार ने अभियानों और नियमों के माध्यम से पारंपरिक ताजिक परिधान को बढ़ावा दिया है। ठीक है, वहाँ का जो स्थानीय या फिर वहाँ की जो मेन पोशाक होती है ताजिक परिधान, इसको बढ़ावा दिया गया और विदेशी परिधानों को बंद कर दिया गया, हिजाब को बंद कर दिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा जबरन दाढ़ी कटवाने को भी यहाँ पर खबरें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, दाढ़ी जो भी ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं उसे भी जबरन कटवाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया इन्होंने? तो ये गए थे श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी 2 दिवसीय कश्मीर यात्रा पर हैं। उन्होंने शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में प्रसिद्ध डल झील के किनारे एक विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जून 21 को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। अगला सवाल, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया? तो एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ हाल ही में भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तैयारियां और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए $170 मिलियन की नीति आधारित ऋण समझौता किया है। एडीबी की स्थापना साल 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को विश्व संगीत दिवस। देखिए विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को, और इस साल यह दिन शुक्रवार को मनाया गया। विश्व संगीत दिवस की अवधारणा 1981 में फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। विश्व संगीत दिवस पर दुनिया भर में कई संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, UNHCR। UNHCR ने एम्बेसडर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। UNHCR ने बताया कि टेलीविज़न श्रृंखला द जेंटलमैन और द वाइट लोटस में अभिनय करने वाले जेम्स ने 2016 से UNHCR का समर्थन किया और इसके संबंध में उन्होंने और ग्रीस, फ्रांस और जॉर्डन की यात्रा भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 कन्वेंशन की 85वीं वर्षगांठ पर पहला विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया था। विश्व शरणार्थी दिवस 2024, इसका विषय क्या है? उसका विषय रखा गया है एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है। फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। ठीक, चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, आंसर बताइए। 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर उभरा? है ना, टॉप पर कौन सा देश है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।